Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. Hello dear students, today we would learn about On the Sublime by Longinus. Longinus का लिखा हुआ ग्रीक क्रिटिसिज्म की एक बुक है जिसका नाम है ऑन द सबलाइम। आज जानते हैं उसके बारे में। पहले उस बुक के बारे में, वो बुक किस लैंग्वेज में है, जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ इन ग्रीक लैंग्वेज एंड इन ग्रीक ऑन द सबलाइम को कहते हैं पैरीहिप्सोस। एंड ये जो बुक है इट इज़ बेसिकली डिफाइनिंग क्वालिटीज़ ऑफ एलिवेटेड और ग्रेट राइटिंग, यानी ग्रेट राइटिंग्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या यूँ कहिए कि जिस राइटिंग को हम ग्रेट कहते हैं वो किस आधार पे कहते हैं, वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो इस एक राइटिंग को ग्रेट बनाती हैं। ये सब इसमें डिस्कस किया गया है, उन क्वालिटीज़ को डिस्कस किया गया है। और बेसिकली ये बुक्स राइटिंग के लिए नहीं है बल्कि ऑरेटरी यानी आर्ट ऑफ स्पीकिंग पे भी है कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग में वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उसे ग्रेट बनाती हैं। लेकिन वो जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग वाला पार्ट है वो इस बुक का मिसिंग है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बुक है। टाइम पीरियड इसका 1st सेंचुरी एडी है, यानी प्लेटो और अरिस्टोटल के बाद यही एक क्रेडिटेबल वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म माना जाता है। बट इट वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल 16th सेंचुरी। किसी भी वजह से ये इग्नोर की गई या अननोन रही और इसकी पॉपुलर हुआ ये 16th सेंचुरी में, पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट टेलो एट बेसिल इन 1554। ऑथर के बारे में आप कहेंगे लॉन्जाइनस ही इनके ऑथर हैं। लॉन्जाइनस हैं ऑथर, ये माना जाता है, लेकिन बहुत सारे से प्रेडिक्शंस किए गए कि इसका सही ऑथर कौन सा है। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं डायनोसियस हैं, कुछ कहते हैं केशियस हैं, कुछ कोई और नाम लेते हैं, और इसीलिए इसका नाम ज़्यादातर बार कहा जाता है कि इट इज़ रिटन बाय स्यूडो लॉन्जाइनस। बहरहाल ये बात याद रखिएगा, अननोन ऑथरशिप है इसकी, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इज़ द वर्क ऑफ सम लॉन्जाइनस। इसकी फॉर्म कैसी है? इट इज़ इन एपिस्टोलरी फॉर्म। एपिस्टोलरी फॉर्म होती है लेटर्स की फॉर्म में जो लिखी जाते हैं किताबें, उन्हें एपिस्टोलरी फॉर्म कहते हैं। और ये भी लेटर की फॉर्म में लिखी और टेरेंटियस नाम के एक यंग मैन को लॉन्जाइनस ने ये लिखी है इन द फॉर्म ऑफ लेटर। स्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है इसका, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस हैविंग 44 चैप्टर्स। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश एलिजाबेथन पीरियड के दौरान इट वॉज ट्रांसलेटेड, बट अलग अलग टाइटल से ये ट्रांसलेट होती रही, but ultimately it was translated by William Smith in 1739 and the title was given On the Sublime, and since then it is considered to be quite a popular work of criticism. And the final part of treatise is missing, as I told you earlier, which is perhaps commentary on the art of oratory. So now come to the next one thing, what is sublime? Sublime है क्या? अगर डिक्शनरी के मीनिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड सब्लाइम स्टैंड्स फॉर समथिंग विच इज़ लोफ्टी, ग्रैंड और एग्जाल्टेड इन थॉट, एक्सप्रेशन और मैनर। सो फर्स्ट lofty, grand, exalted. These are the words which are used for sublime. It means उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्रकार की चीज़ होनी चाहिए वो, चाहे वो लिटरेचर है और पीस ऑफ आर्ट है, पीस ऑफ म्यूज़िक है। इफ़ इट इज़ ऑफ सब्लाइम नेचर इट मस्ट बी ऑफ उत्कृष्ट काइंड, यानी बहुत उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। उच्च क्वालिटी का उत्कृष्ट किस किस चीज़ में? इन थॉट, विचारों में उत्कृष्ट, एक्सप्रेशन वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया वो उत्कृष्ट होना चाहिए, और किस ढंग से उसकी प्रस्तुति हुई वो भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। अगर ये इन सभी चीज़ों में उत्कृष्ट है देन द पीस ऑफ वर्क कैन बी कॉल्ड सब्लाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड ऑल्सो हैव स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और मॉरल बर्थ। इट मीन्स स्पिरिचुअल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे और मॉरल लेवल पे ये रीडर्स को अपलिफ्ट कर सके, देन द पीस ऑफ क्रिएटिव आर्ट वुड बी कंसिडर्ड टू बी सब्लाइम।
स्पेसिफिकली हमारे केस में वी वुड टॉक इट इन रिलेशन टू लिटरेचर. Here sublime stands for a piece of writing or oratory. We are not much concerned about oratory, we are concerned about writing that possesses specific qualities of a grand, noble and impressive style. कुछ qualities होनी चाहिए उसमें, उसका style अच्छा होना चाहिए और that has the capacity to excite thoughts and emotions beyond ordinary experience. और सबलाइम लिटरेचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रीडर्स के थॉट्स को और इमोशंस को इतना ऊपर ले जाए कि वो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से ज़्यादा हाई किस्म का एक्सपीरियंस फील करे जिसमें वो स्वयं को भी भूल जाए. अगर ऐसा वो अनुभव कर पाता है देन द पीस ऑफ वर्क कैन बी कॉल्ड सबलाइम. ये कुछ डेफिनेशंस या कुछ फ्रेजेस हैं जो जगह जगह इन्होंने यूज़ की हैं लॉन्जाइनस ने पूरे अपने ट्रीटस में. लॉन्जाइनस कॉल सब्लिमिटी द इको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट, यानी जिसकी स्पिरिट ग्रेट है और वो कुछ लिख रहा है या कुछ कर रहा है तो उसकी ईको, उसकी ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट की ईको प्रतिध्वनि उसके वर्क में दिखाई देगी. वो सबलाइम नेचर का होगा. सब्लिमिटी इज द नोट दैट रिंग्स फ्रॉम ए ग्रेट माइंड. ग्रेट माइंड, माइंड जिनके ग्रेट हैं, थॉट्स जिनके नोबल हैं, उनके वर्क के अंदर सब्लिमिटी के नोट्स दिखाई देते हैं. सब्लिमिटी इज ऑलवेज एन एमिनेंस एंड एक्सीलेंस इन लैंग्वेज. इसके अलावा अगर लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है, एक्सीलेंसी के साथ बहुत श्रेष्ठ तरीके से उसका यूज़ है, उपयुक्त तरीके से यूज़ किया गया है, तो वो सबलाइम को पहुंचाएगी. सब्लिमिटी इज ए सर्टेन डिस्टिंक्शन एंड एक्सीलेशन इन कॉम्पोजिशन. बहुत सारे एक पीस ऑफ लिटरेचर को सबलाइम बनाने में बहुत सारे से फैक्टर्स वर्क करते हैं और उन फैक्टर्स में लैंग्वेज भी है, थॉट्स हैं ग्रेट, उसके अलावा उन सबको कैसे अच्छे से कंपोज किया गया दैट is also very significant, and this composition of all the things would make a piece of literature sublime. Sublime lies in intensity. Intensity of what? Intensity of emotions, intensity of feelings जिसमें होंगी that would be capable of affecting the reader in such a manner. वो अपने रीडर को इस तरीके से प्रभावित करेंगे कि वो exalted state में पहुंच जाए. So now see the relation between art and nature in on the sublime. Critics जितने भी रहे हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो, बहुत बार वो सब के सब यही वाली बात कहते हैं कि नेचर और आर्ट में क्या रिलेशन है. फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल ने, प्लेटो ने कहा कि इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, जैसे अरिस्टोटल ने कहा. तो इमिटेशन यानी किसका? नेचर का. तो क्या रिश्ता है उन्होंने भी वहाँ डिफाइन किया. आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन अबाउट अरिस्टोटल, आई एम जस्ट सेइंग दैट अरिस्टोटल हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड नेचर. प्लेटो हैज़ ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट एंड नाउ लॉन्जाइनस इज ऑल्सो सेइंग, बट ही इज ए लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, आर्ट इज परफेक्ट बट व्हेन इट सीम्स टू बी नेचर. परफेक्ट है आर्ट, किसी भी आर्टिस्ट की आर्ट परफेक्ट है जब वो सीम्स टू बी नेचर, बिल्कुल नेचर के जैसी ही दिखाई देती हो. और नेचर हिट्स द मार्क व्हेन शी कंटेन्स आर्ट हिडन विद इन हर. और नेचर कब हिट द मार्क करती है? जब उसके अंदर आर्ट बिल्कुल छुपी हो और वो दिखाई भी नहीं दे रही हो बट आर्ट हो. तो ग्रेट राइटिंग के लिए देखिए, यहाँ मैंने एक पिक्चर लगाई है छोटी सी, देखिएगा. ग्रेट राइटिंग के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं. नंबर वन, नेचुरल जीनियस, यानी व्यक्ति के पास जो इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं, बाय बर्थ उसके पास हैं. नोबिलिटी ऑफ हार्ट एंड नोबिलिटी ऑफ माइंड एंड ग्रेटनेस ऑफ सोल. ये जो क्वालिटीज़ हैं ये इन्नेट हैं, किसी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती हैं, तो वो तो होनी ही चाहिए. साथ के साथ कुछ चीज़ें हैं जो हैं एक्वायर्ड स्किल, जो उनको वो प्राप्त कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस से और बाय इमिटेशन ऑफ ग्रेट राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स की इमिटेशन करके. जैसे मान लीजिए कोई लिख रहा है तो उससे पहले वो ये देखे
कि उससे पहले जो राइटर्स हैं उन्होंने इस टॉपिक को कैसे डिफ़ाइन किया और कैसे उनकी पोएम्स ग्रेट हैं और कैसी लैंग्वेज यूज़ की, कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की, उनसे लर्न करके उनको इमिटेट करके उन स्किल्स को भी अच्छा किया जा सकता है। तो सब्लिमिटी पूरी तरीके से इनेट नहीं है, रादर इट कैन बी एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर प्रैक्टिस फॉलोइंग द एग्जिस्टिंग सुपर्ब मॉडल्स। कि सब्लिमिटी ये कहा जाए कि इट इज़ एन इनेट क्वालिटी तो ये सही नहीं होगा, बल्कि सब्लिमिटी का कुछ पार्ट एक्वायर भी किया जा सकता है। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबलाइम, क्या क्वालिटीज़ हैं, हम कैसे मानें कि कौन सी लिटरेचर सबलाइम है। तो देखिए, अगर ये क्वालिटीज़ हैं उसमें तो आप मानिए वो सबलाइम नेचर की लिटरेचर है कि उसकी अपील यूनिवर्सल होगी। ऐसा नहीं है कि एक जगह वो पसंद की गई, दूसरी जगह नहीं पसंद की गई, एक देश में वो पसंद की गई, दूसरे देश में नहीं पसंद की गई। उसकी अपील यूनिवर्सल होगी और सारी जगह वो पसंद की जाएगी अगर वो सबलाइम नेचर की लिटरेचर है। इट प्लीजेज ऑल, सबको अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों को अच्छी लगी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। इट प्लीजेज इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स पढ़ने के तुरंत बाद, समझने के तुरंत बाद आपको प्लेजर मिलेगा उस अगर पीस ऑफ लिटरेचर वो सबलाइम नेचर का है। इट प्लीजेज ऑल द टाइम एट एंड ऑल प्लेसेस, वही बात है ये एक तरीके से कि सभी समय पे, सभी समय माने कि कोई भी एज हो, कोई भी युग हो, अगर वो सबलाइम नेचर की लिटरेचर है तो वो हर युग में हर समय आपको प्लीज़ करेगी। एट ऑल प्लेसेस, आप चाहें कहीं भी हैं आपको प्लीज़ करेगी। इट प्लीजेस फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार वह पीस ऑफ लिटरेचर जो सबलाइम नेचर का है वो आपको प्लेजर प्रोवाइड करता है। अब आप कैसे माने कि रीडर जो है वो सबलाइम स्टेट में पहुंच गया। तो देखिए, इफ़ेक्ट्स ऑफ सबलाइम ऑन द रीडर, उसकी एग्जाल्टेड स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है। एग्जाल्टेड स्टेट ऑफ माइंड का वही कि वो उन्नत मस्तिष्क की उन्नत अवस्था पे, उत्कृष्ट अवस्था पे पहुंच जाता है, जहां ही फील्स द लॉस ऑफ रैशनैलिटी, यानी उसकी रैशनैलिटी, उसका कॉन्शसनेस जो है वो उस समय बिल्कुल जवाब दे जाता है। वो अपने स्वयं को भूल जाता है, उस समय ऐसी स्टेट होती है और जहां वो पहुंच जाता है। डीप इमोशंस कंबाइंड विद प्लेजर, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वो इमोशनल लेवल पे उस वर्क में जो इमोशंस डिस्क्राइब्ड हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उनसे इतना इंटीग्रेटेड हो जाता है, उनसे इतना जुड़ जाता है कि वो स्वयं को भूल के और कुछ ही और रेल्म में पहुंच जाता है। एंड देन ही फील्स ए काइंड ऑफ एस्थेटिक प्लेजर, और उसे एक आनंद की अनुभूति होती है। अब देखिए, राइटर्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अपने इमोशंस पे फोकस करेंगे तो ऐसा कर पाएंगे, नहीं नहीं, उनका फंक्शन सिर्फ इतना नहीं है कि वो अपने इमोशंस को फोकस करें, उन्हें एक्सप्रेस करें, नहीं। द राइटर्स फंक्शन इज टू does not try to convey emotion but makes the reader to feel those emotion। मतलब उसका वहाँ कर्तव्य पूरा होता है सबलाइम लिटरेचर के राइटर का, जहाँ वो अपनी सारी स्किल्स से, अपनी सारी क्वालिटीज से वो जो ग्रेट एंड नोबल थॉट्स उसने एक्सप्रेस करे हैं उन्हें अपने रीडर तक पहुँचा दे। नाउ वी वुड डिस्कस लॉन्जाइनस एज ए रोमांटिक क्रिटिक। क्यों डिस्कस कर रहे हैं लॉन्जाइनस एज ए रोमांटिक क्रिटिक? क्योंकि आपने अरिस्टोटल से पहले पढ़ा हुआ है और अरिस्टोटल में आपने देखा क्लासिसिज्म, हमने उसकी डिफाइन की। अगर हम प्लेटो से कंपेयर करें तो वो थोड़े उन्होंने प्लेजर की बात की है, बट लॉन्जाइनस इज डिफरेंट इन दैट रिस्पेक्ट। So Longinus differs in his theory of poetry from his predecessors like Plato and Aristotle. Longinus has marked out ground of criticism very far from those of ancient period। ये वही वाली बात है कि उन्होंने जो बताया वो बहुत अलग है पुराने वाले प्लेटो और अरिस्टोटल से। Critics of classical period used to decide greatness of a literary work on the basis of capacity to instruct and to delight। यानी क्लासिकल पीरियड के जो क्रिटिक्स होते थे वो ग्रेटनेस ऑफ लिटरेरी वर्क मापने के लिए ये पैमाना रखते थे। कौन सा पैमाना? कि ये वर्क कितना इंस्ट्रक्ट कर सकता है और कितना डिलाइट कर सकता है, यानी कितना लोगों को सिखा सकता है और कितना उन्हें आनंद दे सकता है। ये सिर्फ खुशी दे सकता है, आनंद भी नहीं, खुशी दे सकता है।
तो पोइट्री में वो ये पैरामीटर लगाते थे कि कितना ये इंस्ट्रक्ट कर सकती है, कितना ये डिलाइट दे सकती है। प्रोज में लगाते थे कितना ये परसुएट कर सकती है, यानी लोगों को अपनी बातों को मनवा सकती है। लेकिन लॉन्जाइनस कैसे डिफरेंट है ये देखिए। लॉन्जाइनस असर्ट्स दैट फॉर ए वर्क ऑफ जीनियस डज नॉट एम एट परसुएशन, नहीं परसुएशन नहीं लॉन्जाइनस के हिसाब से, बट एक्सटेसी, वो उत्कृष्ट स्टेट ऑफ माइंड को प्राप्त कराना लिटरेचर की ड्यूटी है लॉन्जाइनस के हिसाब से, और लिफ्टिंग द रीडर आउट ऑफ हिमसेल्फ, रीडर को लिफ्ट करना, लिफ्ट के माने उतना ऊपर ले जाना रैल्म ऑफ इमोशंस में, उसकी मेंटल स्टेट में, कि वो अपने आप को स्वयं से बाहर महसूस करे। स्वयं से बाहर महसूस करे यानी वो जो पीस ऑफ लिटरेचर है उसमें वो इंटीग्रेटेड हो जाए। और जब ऐसा होगा देन ही वुड अचीव ए स्टेट ऑफ सबलाइम, एंड एट दैट point of time he would get a kind of specific pleasure, the aesthetic pleasure which Longinus is talking about. As Longinus is stressing upon the elements like passion, ecstasy, imagination, transport, intensity, exaltation in his criticism, that is why he is often called a romantic critic, and that is why he is also a favorite of romantic poets. He is not in favor of strictly following the pattern of set critical rules of classical period. Rather, he lays emphasis on nobility of heart and mind, and on a style which can be enriched by the use of metaphor, hyperbole and other figures of speech. देखिए ये बात निश्चित है कि लॉन्जाइनस का रिस्पेक्ट है अरिस्टोटल, प्लेटो और क्लासिकल क्रिटिक्स के प्रति, और वो चाहते हैं कि ग्रेट पीस ऑफ लिटरेचर उन्हीं के इमिटेशन से आ सकता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को कभी नहीं मानते कि हमें उनके बनाए नियम कायदों को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए जितना पॉसिबल हो उतना, लेकिन फिर भी ज़्यादा एम्फेसिस किस पे देनी चाहिए, अपने थॉट पे, अपने नोबिलिटी ऑफ माइंड पे, नोबिलिटी ऑफ आइडियाज़ पे, और उनको एक्सप्रेस करने के अच्छे अच्छे तरीकों पे। नाउ क्या सभी कुछ रोमांटिक है, रोमांटिक वाली इमेजिनेशन और यही है, या वो क्लासिकल ट्रेट्स भी हैं? तो ऑब्वियसली लॉन्जाइनस has blended both romantic and classical traits. Longinus was once regarded by Dryden as the greatest critic after Aristotle. In the words of Scott James, Longinus combined romanticism with what is sanest in classicism. Classicism में जो कुछ बहुत अच्छा था वो निकाला उन्होंने, और उन्होंने अपनी रोमांटिसिज्म के साथ कंबाइन किया। तो एक ऐसा मिक्सचर जो आपको सबलाइम में ले जाने के लिए या लिटरेचर के पीस को सबलाइम बनाने के लिए पर्याप्त है। ऑन वन हैंड ही टॉक्स ऑफ पैशन, इमेजिनेशन एंड एक्साल्टेशन लाइक ए रोमांटिक, एंड ऑन द अदर लाइक ए क्लासिसिस्ट ही एक्सेप्ट्स theory of imitation and expresses his respect for classical Greek models which follow rules, regulations and refined and cultivated poetic style. भले पैशन इमेजिनेशन की बात करते हैं, बट वो कहते हैं कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे हमारे क्लासिकल मास्टर्स ने किए हैं, बट क्लासिकल मास्टर्स के रूल्स रेगुलेशंस भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने हैं। लाइक अरिस्टोटल ही बिलीव्स इन एस्थेटिक प्लेजर, अरिस्टोटल ने भी एस्थेटिक प्लेजर की बात की है, लॉन्जाइनस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं इट इज़ द फंक्शन ऑफ लिटरेचर। But his approach is more practical as he has not divorced art from moral consideration. प्लेटो सिर्फ एस्थेटिक प्लेजर की बात करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ लिटरेचर, बट लॉन्जाइनस प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों के व्यूज़ मिलाते हैं। प्लेटो के हिसाब से लिटरेचर का जो ऑब्जेक्टिव है, जो फंक्शन है, वो मॉरल होना चाहिए, मॉरल टीचिंग होना चाहिए। लेकिन अरिस्टोटल बात करते हैं किसकी? एस्थेटिक प्लेजर की, बट लॉन्जाइनस कहते हैं ये दोनों होने चाहिए। बेसिकली द मेन फंक्शन इज प्लेजर, बट इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद मॉरल कंसिडरेशन। द प्लेजर अबाउट विच ही डिस्कसेज इज ऑफ हायर डिग्री, जिस प्लेजर के बारे में बात करते हैं वो अरिस्टोटल से हायर डिग्री का है। ही इज़ नॉट सिंपली टॉकिंग अबाउट प्लेजर गिविंग क्वालिटी ऑफ लिटरेचर, वो ये नहीं कहते कि सिर्फ खुशी दे, बल्कि but stresses about pleasure that could transport the reader.
वो रीडर को लिफ्ट कर सके, वो रीडर को ऊंचाइयों पर ले जा सके, उस प्लेजर की बात वो करते हैं। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, लॉन्जाइनस कैन वेरी वेल बी कॉल्ड ए क्लासिसिस्ट इन टेस्ट and romantic in temperament. Now see, through this picture I have just comprehended the things in this manner so that you can easily remember them. कि देखिए how sublime can be achieved, sublime achieve कैसे किया जा सकता है। On one hand we need greatness of soul and nobility of thoughts, or nobility of thoughts lead to sublime. On the other hand, imitation of the great masters, imitation of what? Imitation of the use of language, dignified style that can be learned from the great master. All these things contribute to make a piece of literature sublime. And when reader reads that piece of sublime literature, he gets transported or uplifted into a world where he forgets even himself and feels a kind of aesthetic pleasure. So this is whole of the process of sublime, जिसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक तरफ ग्रेटनेस ऑफ सोल, दूसरी तरफ ग्रीक मॉडल्स को फॉलो करते हुए लैंग्वेज और स्टाइल को डेवलप करना, और सबको मिला के अच्छे से कंपोज करके सब्लाइम लिटरेचर का पीस बनना, और वो पीस पढ़ने के बाद रीडर का ट्रांसपोर्ट होना और उसके एस्थेटिक प्लेजर को प्राप्त करना। These are the 5 sources of sublime. Sources of sublime बताए हैं, grandeur of thought, capacity for strong emotion, appropriate use of figure of speech, nobility of diction and dignity of composition, और a proper blending of the above mentioned 4 elements. ये मैंने यहाँ सिर्फ mention किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको 1 by 1 ये 5 sources define करूँगी. So go through the next slide and thanks for patience listening.